अलावा पेड़ी के लिए प्रबंधन के लिए मशीनें हैं, क्योंकि जब पेड़ी ली जाती है तो पेड़ी में कुछ क्रियाएं करने की जरूरत होती हैं। केवल ऐसे आफ्टर हार्वेस्ट खेत में केवल इंटरकल्चर करके दवा छिड़क देने से काम नहीं होता। अगर उसमें इंटरकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, और उस समय भी आपको अगर दीमक का डर हो तो दीमक वाली दवा, ये सब डाल सकते हैं। एक यंत्र और भी है कि पेड़ी में भी आप इंटरक्रॉप ले सकते हैं। इंटरक्रॉप के लिए भी प्लांटिंग मशीन है, गन्ने के साथ गेहूं बोने वाली, गन्ने के साथ आलू बोने वाली। अभी लेटेस्ट मशीन, अभी उसका फील्ड ट्रायल हम कर रहे हैं, अभी रिकमेंड नहीं किए हैं। कारण यह है कि उसमें अभी जो पोटैटो मीटरिंग मैकेनिज्म है ऑटोमेटिक है। मतलब यह है कि अगर गन्ने के साथ आलू बोना हो तो मशीन आप सोच सकते हैं कि आलू में खुद ही 4 आदमी बैठाने पड़ते हैं आलू डालने के लिए। और गन्ने की मशीन में भी कम, देखिए ये मशीन है लेटेस्ट, यही है फरो मेथड वाला प्लांटर। आप तो ये जो है इसमें गहरी नाली बनी हुई है, यहाँ की मिट्टी से ढकने के बाद भी नाली बनी हुई है। अब इस नाली में 1.5-2 महीने तक आप इसमें इंटरकल्चर न करें, मिट्टी न गिराएं। 1.5 महीने के बाद जब आप इंटरकल्चर करेंगे तो मिट्टी थोड़ी बहुत गिरती रहेगी, और उसके बाद जब पूरा बराबर आ जाएगा तो एर्थिंग अप कर दें। तो करीब 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गहराई पे सेट है, उसके नीचे भी रूट जाएगी और एक मजबूत जो है इससे पौधा होगा। इसके अलावा तो ये सारी मशीनें जो है, ये इशू ये आता है जब भी हम लोग मशीनों की बात करते हैं कृषि यंत्र निर्माताओं से, सर जब मैन्युफैक्चरर से जैसे हम लोग अनुबंध कर लिए तो यही कहते हैं कि इसकी डिमांड कहाँ है। और डिमांड तभी जनरेट होती है, किसान भी पूछता है कि इसकी सब्सिडी कहाँ है। तो सब्सिडी के लिए होता है कि भाई आप सब्सिडी, वो लिस्ट दिखाता है, कहता है कि इसमें कल्टीवेटर है, प्लाऊ है, सब कुछ है, आपके गन्ने के यंत्रों का जिक्र नहीं है। तो अगर सब्सिडी की लिस्ट में कम से कम गन्ने के यंत्र खाली ऐसे है कि गन्ना कृषि यंत्र जो भी ट्रैक्टर चालित हैं वो भी अगर कोई लेता है तो वो सब्सिडी उसको पाए, तो मेरे ख्याल से वो एक इशू है। हालांकि मेरा ये मानना है कि कृषि यंत्र अच्छे होने चाहिए और उस ऐसे मैन्युफैक्चरर से लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये नए यंत्र हैं, हर जगह आदमी बनाता नहीं है, 2-4 मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, कुछ बहुत लापरवाही से बनाते हैं। तो एक पंजाब इंजीनियर्स है वहाँ पे मेरठ में, वो भी कृषि यंत्र जो है अच्छा बनाता है। और अब यहाँ पे MGS जो है देवा रोड पे है। इसके अलावा कुछ है, लेकिन अभी उनके यंत्रों में कुछ कमियां हैं, उसको लेने के बाद आपके यहाँ समस्या भी आ सकती है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे 2 ही नाम लूंगा जो कि आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी गन्ना खेती से संबंधित कृषि यंत्र हैं। अगर गन्ने की अब हार्वेस्टिंग पे आ जाए सर, क्योंकि गन्ने की कटाई के यंत्रों के बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत टास्क ग्रुप बनते हैं, और गन्ने की कटाई एक समस्या है। गन्ने की कटाई के अतिरिक्त जितने भी कृषि यंत्र हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं, उसके मैकेनाइजेशन के लिए मशीनें ISR में ही डेवलप्ड हैं। ये मैन्युफैक्चरर जो है उसको कॉमर्शियली बनाने के लिए एग्रीमेंट भी है, वो सब कॉमर्शियली अवेलेबल हो जाएंगी। केवल हार्वेस्टर एक ऐसा यंत्र है जिसपे जो हम लोगों ने काम किया, उसके अनुभव को पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो पूरे विश्व का अनुभव है शुगर केन हार्वेस्टिंग को मैकेनाइजेशन का, उसको मैं संक्षेप में आपको बता दूं 2 मिनट में। 120 वर्षों से पूरे विश्व में गन्ने के हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज करने के लिए मशीन विकसित करने का कार्य हो रहा है। विदेशों में आप जान ही रहे हैं, कुछ ऐसे विकसित देश हैं जहां कोई भी कार्य हाथ से नहीं होता, तो उनके यहाँ ये कार्य मशीनों से ही होता है। वो भी किस प्रक्रिया से होकर गुजरे कि पहले वो खड़ा, मतलब होल केन हार्वेस्टर इस्तेमाल करते थे। होल केन हार्वेस्टर का मतलब गन्ना काट के वो गिरा देता था, खड़ा करना। फिर बाद में उन्होंने उसको काट के गिराते थे, फिर एक लोडर रखते थे, लोडर से उसको उठा के ट्रक में डाल देते थे। आदमी तो उनको लगाना नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ कभी इतना मैन फोर्स नहीं है कि कोई भी काम वो आदमियों से करें। फिर धीमे धीमे उन्होंने देखा कि होल केन हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती थी कि टाप कटने की। एक टापर लगाया गया, उसी यंत्र में आगे वो
ट्रैक्टर के आगे सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन था, आगे उसमें एक टापर लगता था, नीचे बेस कटर होता था जो गन्ना काट देता था, गन्ना गिरा देता था। टापर लगा के टाप काटने की कोशिश की गई तो ये भी होता है कि गन्ना, सारे गन्ने बराबर नहीं होते, इसके अतिरिक्त गन्ने सब खड़े नहीं होते, आधे से ज्यादा गन्ने गिरे होते हैं या टेढ़े होते हैं, तो उनका टाप नहीं कटता था। डी टापिंग इफिशियंसी 40% से ज्यादा कभी होती नहीं थी। तब भी उन्होंने देखा कि ट्रेस काफी ज्यादा जा रहा है। फिर उन्होंने बर्न केन हार्वेस्टिंग शुरू किया। खेत में गन्ने को जला देते थे, जलाने के बाद 15 दिन बाद जब गन्ने का फील्ड ठंडा हो जाता था तब वो हार्वेस्टर जाके गन्ने को काट देता था और लोडर से फिर उसको लोड करके वो मिलों में भेजते थे। इसमें भी देखे कि स्टेल केन की प्रॉब्लम होने लगी। कोई गन्ना कटने के बाद एक तो जला दिया जाए गन्ना कटने के पहले, बर्न केन में जो इन्वर्जन होता है शुगर का बहुत तेज होता है और वो 15 दिन तक उसको ठंडा होना पड़ता था फील्ड में, तो किसी भी कीमत पे गन्ना 20 दिन के पहले कट और क्रश के बीच का समय 20 दिन से कम नहीं होता था, इससे उनकी रिकवरी भी डाउन होती थी। तो ग्रीन केन हार्वेस्टिंग के लिए चापर हार्वेस्टर उसके बाद उन लोगों ने डेवलप किया और उसके बाद फिर वो पूरा स्विच ओवर कर गए चापर हार्वेस्टर पे। चापर हार्वेस्टर ही एक ऐसा हार्वेस्टर है जो ग्रीन केन हार्वेस्टिंग में सक्सेसफुली वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल होता है। वर्तमान में ये एक हकीकत है और होल केन हार्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस सदैव ट्रांजिशन फेज का रहा है। हाँ, हम जब मैनुअल से चापर पे जाने के बीच के ट्रांजिशन पीरियड में हम होल केन हार्वेस्टर की बात कर सकते हैं। और लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर गन्ने को हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज करना है तो चापर हार्वेस्टर एक सलूशन है। उनका चापर हार्वेस्टर बड़ा होता है, हमारे यहाँ का चापर हार्वेस्टर छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में बड़ी मशीन नहीं चलेगी। ऑस्ट्रेलिया से एस्टाफ 7000 चापर हार्वेस्टर शक्ति शुगर मिल तमिलनाडु ने इंपोर्ट किया था 1999 में। हार्वेस्टर बड़ा था, 5 फुट से ज्यादा दूरी पे जो गन्ना बोया जाता था उसकी एक लाइन काटता था। उस कंपनी ने जब यहाँ पे देखा कि 3-4 फुट से ज्यादा दूर गन्ना नहीं बोया जाता तो उसने AX1800 यहीं पे एक डेवलप किया छोटा हार्वेस्टर। उसकी कैपेसिटी कम थी लेकिन वो 3.5 फीट 1 मीटर की दूरी तक के गन्ने को, एक लाइन गन्ने को काट देता था। चापर हार्वेस्टर में होता क्या है कि गन्ना बेस कटर होते हैं, गन्ना काट देता है, फिर वो गन्ने के टुकड़े कर देता है। गन्ने के टुकड़े पीछे एक एलिवेटर होता है जिसमें गिराए जाते हैं। जब वहां जिस समय उसको गिराया जाता है एलिवेटर पे, उस समय एक एक्सट्रैक्टिंग फैन लगाए रहते हैं कि जो भी लूज ट्रेस है वो खींच के बाहर निकाल दे। उसके बाद वो गन्ना का टुकड़ा एलिवेटर में लिफ्ट होकर के फिर साइड में एक ट्राली चलती है जिस ट्राली में उसको गिराता रहता है। जब वो गिराते हैं वहां पे भी एक एक्सट्रैक्टिंग फैन रखे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलिवेटिंग द बिलेट्स मतलब जो वही सेट जो है गन्ने के हार्वेस्टेड सेट्स, वो जो है इसमें एलिवेटर में उसके इधर उधर रगड़ के कुछ और ट्रेस निकल आती है तो उसको भी वो खींच के बाहर कर देता है। जो बिल्कुल गन्ने के तने से चिपकी हुई पत्तियां हैं, टाइटली क्लेफ्ट लीव्स हैं, वो केवल उसमें रह जाती हैं। बाकी जो बिलेट है या वो टुकड़ा है वो साइड में चलते हुए एक ट्राली में गिरता रहता है और वो ट्राली वो 2 ट्राली कम से कम रखते हैं। एक ट्राली हमेशा हार्वेस्टर के साथ चलती रहती है, जैसे ही वो भरी दूसरी ट्राली आके लग जाती है, पहली ट्राली जाके खेत के किनारे जो ट्रक खड़ा है उसमें उस गन्ने को डाल देती है। 4 बार करीब डालते हैं, एक ट्रक भर जाता है। तो उसमें कट टू क्रश डिले बिल्कुल मिनिमम है, 24 घंटे के अंदर क्रशिंग हो जाती है, क्योंकि गन्ना जिस दिन कट रहा है उसी दिन गन्ना मिल में पहुंच रहा है। इसलिए ये भी एक जो वो होता है कि जब बिलेट केन है, कटे हुए टुकड़े एंड बढ़ जाते हैं तो इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है। तो इन्वर्जन के कई फैक्टर हैं, टाइम भी है और कट एंड्स भी हैं। इसमें हम टाइम को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट है, जहाँ पे बिलेट हार्वेस्टर्स चल रहे हैं अपने देश में ही कुछ ऐसे मिले हैं जो कि इसको इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने बताया है कि जो उनके हार्वेस्टेड केन वाले आते हैं उससे उनकी रिकवरी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ बायोकेमिस्ट्री में हर लेवल पे उनकी उसका सुक्रोज की एनालिसिस करते हैं। तो उनका ये था कि
बस यही है कि इसको एडॉप्शन में वहाँ पे तो एडाप्ट हो गया, यहाँ पे कैसे एडाप्ट होगा, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। हाँ, शुरुआत में ये प्रॉब्लम आएगी कि बिलेट हार्वेस्टर नहीं चल सकता क्योंकि इसके कई कमियां हैं, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। कास्ट जो है 1.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो कास्ट कम तभी होगी जब उसको एडाप्ट किया जाएगा। अभी डिमांड इतनी कम है, विदेशी कंपनियां आके हमारे देश में बना रही हैं। जब वो इंडिजिनसली इंडियन कंपनियां उसको बनाना शुरू कर देंगी तभी उसका दाम कम होगा। और क्योंकि अभी उसमें कई ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं जो जब इंडिया का मैन्युफैक्चरर बनाएगा तो वो लग्जरी आइटम्स को हटा देगा। उसमें एयर कंडीशन केबिन होता है ड्राइवर का, और बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब वो अब उसमें कई चीज़ें हैं जिसको कि कम कर सकते हैं। और तो हार्वेस्टिंग का जो सिनेरियो मैकेनाइजेशन का यही है। अब कैसे उसको करना है ये देखने की ज़रूरत है। जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें 2-3 इशू और आते हैं केन प्राइसिंग के अलावा। एक होता है कि एग्रोनॉमी जो यहाँ पे है कि 2.5-3 फीट पे गन्ना बोते हैं, उसके लिए अभी जो ट्रेंच प्लांटर दिखाया जा रहा था, इसमें ट्रेंच प्लांटर से गन्ना बोइए, पेयर्ड रो में गन्ना बोइए, नेक्स्ट पेयर आप 4 फीट पे कर दीजिए। एक पेयर को 1 रो मान के हार्वेस्टर काट देगा, और चूंकि जब उसको 5 फीट की स्पेसिंग मिल जाएगी तो हार्वेस्टर चल जाएगा। तो अगर हम अब चूंकि पूरी शुगर केन हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज करना नहीं है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन लेवल पे बहुत होगा, 10% मैकेनाइज होगा, 20% होगा, तो वो जो है किसान जो कि मैकेनाइज हार्वेस्टिंग पे जाना चाहते हैं, उनके यहाँ से इस चीज को शुरू करके और उस हिसाब से उनकी सप्लाई जो सप्लाई पर्ची होती है उस हिसाब से मॉडिफाई करके कि उनको फील्ड वाइज पर्ची दी जाए कि उस खेत की वो पर्ची दें, और उस तरीके से उसको एडाप्ट किया जा सकता है। और बाकी ये जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अब यही है कि अब हम लोगों का जो अनुभव रहा, हम तो कई सालों से, हम 22 सालों से गन्ने के ऑपरेशन से संबंधित इन मशीनों के विकास का, एक गांव में एक डेमो हुआ, फिर दूसरे गांव में डेमो हुआ, मुझे लगता है उतना लोग नहीं जान पाते जितना कि एक ही गांव में पूरा का पूरा 4 महीने तक होता रहे। उससे उसके रिलेटिव जान जाएंगे, उस गांव के अगल बगल के लोग जान जाएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अब अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। आप लोगों का अगर कोई इन मशीनों से संबंधित कोई क्वेरी हो तो जो है बुलेट हार्वेस्टर जो है यदि यूपी में आएगा तो आगे हार्वेस्टिंग कैसे चलेगा? पर्ची एक किसान को इस गांव में मिली एक पर्ची 40 क्विंटल, दूसरे गांव में 40 क्विंटल, क्या हार्वेस्टर वो यहाँ से वहां जाता रहेगा? पहले यूपी केन एक्ट बदलना पड़ेगा उसके लिए, तभी वो हार्वेस्टिंग यहाँ हो सकती है, अदरवाइज नो। यही चीज मैंने कही थी सर कि ऐसा है कि यूपी के एक्ट को पूरा बदलना भी संभव नहीं। मैं कई फोरम पे बात किया था, मैं 4-5 साल पहले भी एक 2012 में मैकेनाइजेशन ऑफ शुगर केन हार्वेस्टिंग पे सेमिनार अपने इंस्टीट्यूट में ही हम लोग किए थे। तो वहाँ पे बात उठाए थे कि केन हार्वेस्टिंग का जो ये सप्लाई सिस्टम है उसको कैसे सुटेबली मॉडिफाई किया जाए। तो ये हुआ था, ये बदला नहीं जा सकता, पुराना एक्ट है। तो मेरा ये है कि अब ये सवाल ये है कि जितना आप पूरा का पूरा ना करें, 10%, 20% जो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग पे किसान आप करता है उस किसान को एक ऑप्शन दे दें कि वहाँ वो पर्ची जो है पूरे खेत की मिलेगी। वहाँ पे फिर पर्ची 5 टन की 3 टन की ना हो, वो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव, क्योंकि पूरा का पूरा बदलाव करने में जो ये बताया गया था कि वो एक्ट इसीलिए था टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी स्मॉल फार्मर्स। तो ऐसा है कि उनका वो प्रोटेक्शन भी नहीं खराब होगा। और कुछ ऐसे 10-20% जिस तरह से मैकेनाइजेशन ऑफ हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है, वहाँ पे वो
मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। सर मैं जस्ट आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैकेनाइजेशन से रिलेटेड जो आपने 2 प्रेजेंटेशन रखी हैं, ये केन प्लांटर और हार्वेस्टर। मैं करीबन 3 साल पहले तमिलनाडु में गया था, ये एडी पेरी करीबन 3-4 फैक्ट्री हम लोगों ने देखी थी। उसमें जो केन प्लांटर है, मतलब देख करके मुझे ताजुब हुआ कि जब हमने खेतों में चलता देखा उस प्लांटर को, मैंने रीडिंग देखा ध्यान से तो पता लगा मेरठ का बना हुआ था, जो आपने कोई फर्म बताई थी खालसा। हाँ, खालसा का। ये लगा लीजिए कि मेरठ का, जहां का मैं रहने वाला हूँ, मुझे मालूम नहीं था इतनी इंडस्ट्री में कि खालसा ही मेरठ का प्रोडक्शन है, जबकि ये लगा लीजिए तमिलनाडु की मैक्सिमम फैक्ट्रीज में केन प्लांटर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। हमने करीबन 2 साल पहले उनको ला करके अपनी निगोई फैक्ट्री में उनका ट्रायल करा था, डीएसएल ने भी शायद काफी कराए हैं ट्रायल अपने यहाँ पे, और मेरे ख्याल से तो उनमें कॉस्ट सेविंग है और प्लांटिंग के अगर उनको ढंग से थोड़ा सा अगर उसका ड्राइवर ट्रैक्टर का कॉम्पिटेंट है तो मेरे ख्याल है शायद उससे यील्ड भी इंक्रीज होती है और मेरे ख्याल सिंपल भी है, एक दिन में ज्यादा बुआई भी हो सकती है। इसपे सिर्फ अगर जरूरत है तो 20-25% सेलेक्टिव बेस पे एक साल भर में 10-5 लाख अगर आप सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करा देंगे तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन में ये 100% सक्सेसफुल है। बहुत अच्छी टेक्निक है केन प्लांटर, ये पूरे तमिलनाडु में, और वहां की सॉइल यहाँ की सॉइल ऑलमोस्ट सेम है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड जो आपने केन हार्वेस्टर की बात बताई है, ये करीबन 1.25 करोड़ के हैं। तमिलनाडु में मैक्सिमम फैक्ट्रीज में केन प्लांटर है, 2-2.5 क्विंटल गन्ना तक वो एक दिन में काट लेता है। कॉस्ट सर्टेनली उनकी ज्यादा 1.25 करोड़ के आसपास की है। उसमें अकेला जो आपने बताया कि 5 फीट का वो चाहिए, वो नेचुरली केन एक्ट में रिक्वायरमेंट होगी सी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो यूपी में ट्रायल बेस पे 3-4-5 ऐसे ग्रुप अगर लेना चाहें उनको तो 20-25% अगर सब्सिडी, क्योंकि इसमें टोटल मिलाकर के 2 कंपोनेंट है, एक है 1.25 करोड़ की इसकी कॉस्ट है, 1.25 करोड़ की। सेकंड ये कि उसमें जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट है वो करीबन 30 रुपए क्विंटल के आसपास में आती है, जो यूपी में 20-25% पे गन्ना छिल जाता है। लेकिन उसके जो गेन है जो आपने बताए हैं, सेम डे गन्ना मतलब सप्लाई हो जाता है। एक जो लॉस है उसमें ट्रैश है, करीबन जैसे यूपी में करीबन 2%, 3%, 4% तक की ट्रैश होती है, जो एक्सेस मेटल जिसको बोलते हैं, वो उसमें 7-8% तक का होता है। तो ये जो 3-4% की जो ट्रैश है उसका जो गन्ने का भुगतान एडिशनल होगा किसान को, ये अल्टीमेट मिल के लिए एक लॉस है, क्योंकि अभी उनके पास में 3% एक्सेस मेटर है, उस सिचुएशन में 7-8% आ जाता है, वो कंपनसेट हो जाए। और मेरे ख्याल से इसमें सेलेक्टिव बेस पे 4-5-6 अगर यूपी में भी आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो है ट्रायल बेस पे गवर्नमेंट अगर डीजल ले ले तो नेचुरली इंडस्ट्रीज में आगे आ जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।